नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसका एक सवाल अपने कर चुके हैं। उसके एक सवाल के अपने 8 पार्ट किए। अब सेकंड सवाल क्या है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इन स्थितियों को क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। उसमें फर्स्ट कंडीशन अपने को दे रखी है। देखो, पहले सवाल में तो अपने को द्विघात समीकरण दिया हुआ था, उसमें अपने को ये डिसाइड करना था कि द्विघात है या नहीं है। अब क्या करना है? पहले इनका द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ से आप नोट करो, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आपको पता नहीं है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो माना आयत की चौड़ाई कितनी है, x मान लिया। आयत की चौड़ाई कितनी मान ली? x मान लीजिए। लेकिन उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी भी? ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई का दुगना कर दें और उसको एक बढ़ा दें, उससे एक अधिक कर दें, तो ये क्या आ जाएगी? उसकी लंबाई आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि उसकी चौड़ाई मैंने x मान लिया और उसकी लंबाई क्या आएगी? ये कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मैंने चौड़ाई का क्या किया? पहले दुगना किया और उससे एक अधिक कर दिया, तो उसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई। अब आयत का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है जी? आयत का क्षेत्रफल इसने दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा? 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करूंगा मैं, 2x प्लस 1 और गुना में x बराबर में क्या आएगा? 528 मीटर स्क्वायर। इतनी बात पता चल गई कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मैं यहाँ पे सूत्र भी लिख देता हूँ कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2x प्लस 1 लंबाई है और x चौड़ाई है। इनका गुना किया तो x को 2x से किया तो क्या आ जाएगा अभी? 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को 1 से किया तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा बराबर 528 है। अब 528 को इधर लेके आऊँगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अपने क्या कर लिया? ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित तो कर दिया इसको। अब अपने ये क्या कह रहे हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मेरे को सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, ये देखो आप कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। इसकी विधियाँ अलग अलग हैं। आपको दूसरी एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें बता देंगे आपको कि इस समीकरण को हल कैसे किया जाता है गुणनखंड विधि से। अब देखो, 2 को आप क्या करोगे? पहले 528 से गुणा करोगे। 528 को 2 से गुणा किया तो 528 2 1056 होते हैं। कितने होते हैं? 1056। अब आपको 2 ऐसे पार्ट्स देखने हैं। यहाँ पे एक x है, एक x को मैंने ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पर तो एक x आना चाहिए और उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? माइनस 1056 आना चाहिए। कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए और उनका गुणा कितना आना चाहिए? माइनस 1056 आना चाहिए ना। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने इन दोनों को गुणा किया भी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर एक एक्स और गुणा करने पर 1056 एक्स स्क्वायर है। अब सबसे बड़ी समस्या यही आती है अपने कि वो 2 पार्ट कौन से ढूंढें कि जिनका गुणा 1056 हो और जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए। देखो, 1 का अंतर है। आपको मैंने क्या बताया था कि आप स्टार्टिंग से स्क्वायर करने लग जाना। अगर मैं आप कहोगे कि सर 10 को 10 से करूँगा तो 100 आएगा, मेरे को 1056 का नज़दीकी मान ढूंढना है कि नज़दीक कौन सा आता है 1056। किसका स्क्वायर 1056 के नज़दीक है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। और 40 का कितना होता है? 1600 होता है। तो 1600 तो नज़दीक नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा? अभी 30 नज़दीक है।
जो अपनी संख्याएं आएंगी वो 30 के आसपास आएंगी। इतनी बात का पता चला, 30 के आसपास आएंगी, अंतर 1 आना चाहिए। अगर मैं 30 31 लेता हूँ, इनका अंतर तो 1 आ गया, लेकिन इनका गुणा क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। अपने को लास्ट में 6 चाहिए, तो मैं आगे क्या ले सकता हूँ, 31 और 32 ले सकता हूँ। 30 31 है तो 1056 नहीं आ रहा, अपने क्या ले रहे हैं, 31 और 32 ले रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये बात आपके समझ में आएगी तो गुणनखंड करना बिल्कुल ही आसान है। गुणनखंड करना बिल्कुल ही आसान है। मैंने क्या कहा कि 30 इसके 1056 के करीब क्या होता है, 900 होता है। किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। अब जो दो संख्याएं आएंगी वो 30 के आसपास आएंगी और अंतर 1 रहना चाहिए। तो मैंने पहले 30 और 31 ही लेके देख ली, 30 से ऊपर आएंगी क्योंकि ये 900 से ऊपर है ना। मैंने पहले 30 और 31 लेके देख लिया, तो उससे अपने को पता चल रहा है कि 30 31 का गुणा 1056 नहीं होता। अब 31 32 लेके देख लेते हैं। भी 1 को 2 से गुणा करेंगे, इकाई अंक 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इकाई अंक 6 आना चाहिए, 31 32 भी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 32 और 33 इनका गुणा कितना हो रहा है, 6। हाँ, यहाँ बात बन सकती है कि 32 और 33 का गुणा 1056 आ जाए, तो गुणा करके देख लेना। 33 में 66, 6 बच के 33 99 99 और 6 कितने होते हैं, 105। हाँ, तो 32 और 33 का गुणा कितना आ गया, 1056 आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको मैं क्या लिखूँ, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इतनी बात का आपको पता चल गया कि इसका मैंने क्या कर दिया, 1x को मैंने क्या लिख दिया, 33x माइनस 32x लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इनका गुणा 1056 माइनस 1056x² के आना चाहिए था। तो माइनस 32 और 33 का गुणा करेंगे तो माइनस 1056 आ जाएगा ना। तो अब इनमें दोनों में से क्या आ रहा है, अभी इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 33। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 32 और 528 में से क्या आ जाएगा कॉमन, 16 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 32 को 16 को 33 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 528 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो x माइनस 16, 2x प्लस 33, इसमें भी 2x प्लस 33 है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2x प्लस 33 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब x माइनस 16 अंदर बच गया। अब अपने क्या करना है, ये बराबर तो 0 के ही है दोनों। एक बार तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। और एक बार इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 16 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 33 बटा 2 यानी कि माइनस 16.5। लेकिन जो भुजा है, लंबाई है, वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 16। चौड़ाई x मानी थी तो चौड़ाई तो होगी 16, और लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 2 32 और 1 33। तो 16 गुणा 2 प्लस 1 किया तो कितना आ गया, 33। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 33 और 16 है। इस सवाल को आप एक बार खुद से करके देखना। नेक्स्ट सवाल देखिए कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांक याद कीजिए। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, देखो 1 2 3 4, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी कि इनमें अंतर कितने कितने का होता है, 1 1 का होता है। कितने कितने का अंतर होता है, 1 1 का। इतनी बात पता चली आपको कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारी संख्याएं 1 से लेकर क्या होती है, ये सारी धनात्मक पूर्णांक होती है। इतनी बात पता चल गई आपको कि धनात्मक पूर्णांक है क्या। और धनात्मक पूर्णांकों के लगातार, जो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के बीच का जो अंतर है वो कितना होता है, 1 होता है। तो मैं एक बात मान लो, यहाँ पे माना एक पूर्णांक क्या है, x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अभी, जब एक x है तो दूसरा x प्लस 1 ही हो जाएगा। मैंने यही कहा था कि धनात्मक पूर्णांकों का अंतर क्या होता है, 1 होता है। दो क्रमागत हैं तो एक x हो जाएगा, और x में से 1 बढ़ा देंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। ये कह रहे हैं इनका गुणनफल 306 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 306।
अब वापस मैंने x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से किया तो x आ गया, बराबर 306 आ गया। 306 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, -306 बराबर 0। अब वही बात कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 306 x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का। अब माइनस का 306 कब आएगा, एक संख्या माइनस का, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए, गुणा करने पर 306 आना चाहिए। वापस करके देखो आप, मैंने क्या कहा था, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और ये 400 से कम है, ये 400 से कम है, तो इसका मतलब संख्याएं क्या होगी, 20 से कम होगी, और होंगे भी लगातार क्योंकि अंतर 1 है। तो 20 19 लेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 19 18 लेंगे तो 8 नहीं 72, लास्ट में 2 आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए। उसके बाद क्या लेंगे, 18 17 लेंगे तो 7 8 56। अब बात बन सकती है, अब 17 और 18 का गुणा करने से कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या 17 है, तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ कि यहाँ से x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18 बच जाएगा, माइनस 17 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस x प्लस 18 बच जाएगा, बराबर 0। एक बार तो x प्लस 18 बराबर 0 है, और एक बार x माइनस 17 बराबर 0 रख देंगे। तो x प्लस 18 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 18। लेकिन पूर्णांक धनात्मक है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 18। और एक बार अपने क्या किया, x माइनस 17 बराबर 0 रखा, x माइनस 17 बराबर 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। यहाँ पे माइनस 18 आया, यहाँ पे 17 आया, तो ये धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा, पहला पूर्णांक x बराबर 17 आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये दोनों क्या आ गए अपने पूर्णांक आ गए। बस आपको सबसे बड़ी बात यही देखनी है कि इनके गुणनखंड कैसे करने हैं, बाकी सारे के सारे द्विघात समीकरण आप हल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या मान लूँगा, माना रोहन की आयु कितनी है, अभी रोहन की आयु कितनी है, x मान लिया मैंने, और उनकी माँ की आयु उनसे 26 वर्ष ज़्यादा है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, भी रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 उनकी माँ की आयु हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और 3 वर्ष पश्चात ही रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ये कह सकता हूँ x प्लस 26, और 26 प्लस 3 करेंगे तो डायरेक्ट में कितना लिख सकता हूँ, x प्लस 29 लिख सकता हूँ। 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल कितना बताया आपको, 360, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, x को x से किया तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस x को 29 से किया तो 29x आ गया, फिर 3 को x से किया तो प्लस के 3x आ गए, और 3 को 29 से किया तो प्लस के 87 आ गए, बराबर कितना है, 360 है। अब 87 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए, 32x बराबर 87। 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 273 बच जाएगा। अब ये 273 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। देखो अगर सवाल में इतना दिया गया कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए तो आप यहीं तक करोगे। अभी पिछले 2 सवाल अपने किए तो सवाल कहाँ तक करना है, यहाँ तक ही करना है। लेकिन जब सवाल में दे दे कि आयु अपने ज्ञात भी करनी है, अब इसने क्या दे दिया कि रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। अगर ज्ञात करनी है
तो अपने ज्ञात भी करेंगे। वैसे अपने जो द्विघात समीकरण इनका हल करना सीखेंगे गुणनखंड विधि से, वो अपने 4.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि रोहन की आयु भी ज्ञात कीजिए साथ में, तो अपने क्या करना है, रोहन की आयु ज्ञात करनी। गुणनखंड विधि मैंने पहले आपको उसका बेसिक बता दिया। 4.2 में अपने गुणनखंड विधि से इन समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन अभी एक बार अपने इसको देखते हैं कि रोहन की आयु अगर ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे ना। नहीं तो पिछले सवालों में भी क्या है, इस समीकरण के रूप में निरूपित करके ही छोड़ना है। लेकिन अपने आगे हल किया ताकि आपको ये समीकरण का हल करना आ जाए। बाई चांस पूछ ले कि क्षेत्रफल ज्ञात ही करना है तो अपने कैसे कर सके, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो 32x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूँ 37x। अब हाँ गुणा तो 273 आना चाहिए ना। अब गुणा 273 आएगा तो मेरे को ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि माइनस करने पर तो 32 आए, माइनस करने पर 32 आए, और गुणा करने पर कितना आए 273 आए। गुणा करने पर कितना आए 273 आए। तो 39 में से अगर 7 जाएंगे तो 32 बचते हैं, 39 आता है 273 होता है। तो 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचा x प्लस 39, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचा x प्लस 39। तो एक बार तो रोहन की जो आयु क्या आई x प्लस 39 बराबर 0। तो एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 39, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के 7 आ जाएगी। क्योंकि जो आयु है आयु नेगेटिव नहीं हो सकती। ये थोड़ी कहेंगे कि रोहन की आयु माइनस 39 वर्ष है तो आयु नेगेटिव, तो गलत ही हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, रोहन की जो आयु है x की वैल्यू कितनी है 7, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब वो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 माना, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपने x मानी थी, तो रोहन की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7। अगर ये पूछ ले कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे मैं समय का सूत्र निकालूंगा तो समय बराबर क्या हो गया अभी दूरी बटा चाल। निश्चित चाल दे रखा है तो अपने को चाल नहीं दे रखी, तो मैं क्या मानूंगा, माना उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये क्या कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और 480 किलोमीटर दूरी चलती है, तो वह 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगी, 480 किलोमीटर चलने में लिया समय, मैंने कहा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, तो 480 बटा चाल हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल कितनी हो जाएगी, पहले x थी अब कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, दूरी तो उतनी है 480 है, बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 8। अब ये क्या कह रहा है कि जितना समय पहले लगता था और जितना समय अब लगा इनका अंतर कितना है 3 घंटे अधिक है। ये जो चाल चलने में कितना 3 घंटे अधिक लेती है, तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा ये भी समय तो बाद वाले समय में से पहले वाला समय घटाऊंगा तो पहले वाला जो गाड़ी पहुंच रही 3 घंटे पहले पहुंच रही थी, तो मैं क्या करूंगा 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर कितना है 3 घंटे का समय।
यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा x और x माइनस 8 आ जाएगा। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, इसका भाग लगाया, इसमें बचा क्या x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 480x माइनस 480 वो किससे गुणा करूँगा, x माइनस 8 से करूँगा, क्योंकि x से x कट गया। ये देखो कि अपने नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, तो इसमें x माइनस 8 का भाग लगाया, बचा क्या x, इस x को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, 480x आ गया, माइनस नीचे वाली संख्या x का भाग लगाया तो बचा क्या x माइनस 8। अब x माइनस 8 का ऊपर 480 से गुणा कर दिया, बराबर कितना आ रहा, 3 आ रहा। इसमें भी 480, इसमें भी 480 है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 480 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा इसमें x बच जाएगा, इसमें माइनस को x से गुणा करेंगे तो माइनस x, और माइनस को माइनस 8 से करेंगे तो प्लस के 8, बटा में क्या बच गया x माइनस 8 बराबर क्या बच गया 3, x से x कट जाएगा, 480 गुणा 8 बचा क्या 480 गुणा 8 बराबर, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 3x गुणा x माइनस 8। इसको हल करेंगे तो 8 8 64, 4 6 8 6 को 32 और 6 32 और 6 38, तो ये क्या बचेगा 3840 बराबर 3x² माइनस 8 24x। तो मैं इसको कैसे निरूपित कर सकता हूँ, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये जो समीकरण है, ये क्या समीकरण है, इस रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी ज्ञात करने का या समय ज्ञात करने का क्या है, ये समीकरण है। तो इसको आपने क्या कर दिया, द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। आपने द्विघात समीकरण में निरूपित ही करना था। नेक्स्ट प्रश्नावली में अपने क्या सीखेंगे कि समीकरणों का हल कैसे करते हैं, ये जो द्विघात समीकरण है इनका हल कैसे करना है, गुणनखंड विधि है, उसके बाद अलग अलग विधियां हैं, श्रीधराचार्य विधि आएगी, तो उस विधि से अपने क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो ये आपका जो 4.1 टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। अभी अपने एक्सरसाइज 4.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी क्या करो, आप चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।